चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम क्या होता है। ठीक है, तो फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम क्या होता है इसे समझने के लिए आप देख रहे हैं ये वैज्ञानिक फैराडे ने ही दिया था ये जो है, और कितने नियम दिए थे, 2 नियम दिए थे। ठीक है, तो सबसे पहला नियम जो है आपको रटना नहीं है, यहाँ पर ये याद रख लीजिए। ओके, W समानुपाती Q। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, W क्या है, मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा। कहाँ हो रही है मुक्त, तो विद्युत अपघट्य से। ये एक चीज आप समझ लीजिएगा, विद्युत अपघट्य आप जानते हैं, जैसे ये है H2SO4 CuSO4 AgNO3, जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धनायन और ऋणायन में टूट जाए उसे हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो विद्युत अपघट्य से इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ से कहाँ पर मुक्त हो रहे हैं, इलेक्ट्रोड पर। इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, तो आपसे जब बोला जाए मुक्त होने वाले पदार्थ, तो मुक्त कहाँ होंगे, विद्युत अपघट्य से इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ। ठीक है, तो अब अपन देखें प्रथम नियम। फैराडे का जो प्रथम नियम है, फैराडे ने 2 नियम प्रस्तुत किए हैं। प्रथम नियम जो है वो ये है, फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य से इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा कहाँ से, विद्युत अपघट्य से। कहाँ पर हो रहे हैं, इलेक्ट्रोड पर। मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, विद्युत की जो आवेश होता है, विद्युत की जो मात्रा होती है उसके क्या होता है, समानुपाती। आगे डेफिनेशन समझ में, अगर आप इस तरह से याद करेंगे तो आपको वो चीज रटनी नहीं पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर आपको ये याद करना है, फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार विद्युत अपघट्य से इलेक्ट्रोड पर, है ना, विद्युत अपघट्य से कहाँ पर, इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की जो मात्रा होती है वो विद्युत की मात्रा या विद्युत के आवेश की क्या होती है, समानुपाती होती है। ओके, तो ये तो अपनी डेफिनेशन हो गई, आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम जानते हैं जो कूलाम में विद्युत की मात्रा जो होती है उसका जो फॉर्मूला होता है, Q बराबर होता है IT। ओके, तो ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, तो W समीकरण 2 का मान काय में रखना है, 1 में, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, Q किसके बराबर है, IT के, तो इस Q की जगह पे आप क्या लिख देंगे, I। ओके, इतना लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, W, ये समानुपाती हटाएंगे तो इक्वल आ गया, और समानुपाती स्थिरांक हमने क्या लगा दिया, विद्युत का जो विद्युत अपघट्य का जो स्थिरांक होता है Z से हम इसके प्रदर्शित करते हैं, और समानुपाती हटाया तो Z लग गया। वैसे हम K लगाते थे अलग अलग जगह पे, यहाँ हम विद्युत अपघटन की बात कर रहे हैं इसलिए हमने Z का लगाया, प्रयोग किया, ZI। तो इस तरह से ये फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। ठीक है, तो एक बार और बता रही हूँ, फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार यहाँ से विद्युत अपघट्य से इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा कूलाम में विद्युत की मात्रा के समानुपाती, मतलब ये जो ये है विद्युत मात्रा के समानुपाती होता है। ठीक है, Q ये समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये Q जो है कूलाम में विद्युत की मात्रा है। अब Q किसके बराबर होती है, IT के, और W तो ये रहा समानुपाती, Q की जगह मैंने क्या लिख दिया, IT लिख दिया, और समानुपाती हटाएंगे तो समानुपाती की स्थिरांक क्या लग गया, Z। ठीक है, तो ये अपना प्रथम नियम समाप्त हो गया। अब दूसरा नियम भी इसी तरह से है, यहाँ पर W समानुपाती E, सेम वैसा ही रहेगा। मैंने आपको समझाया अभी, क्या बताया था, पदार्थ जो होते हैं विद्युत अपघट्य से पदार्थ की मात्रा जो होती है, मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य से कहाँ पर ट्रांसफर होती है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपको यही चीज याद रखनी है, फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार, ठीक है, विद्युत अपघट्य से इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा W है, ठीक है, उसके तुल्यांक के समानुपाती है। लेकिन कब, अभी नहीं, जब
विद्युत अपघट्य तो का जो विलयन है वो तो अलग अलग हो, जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर एक में H2SO4 भरा है, एक में CuSO4 भरा है, एक में AgNO3 भरा है। विद्युत अपघट्य अलग अलग हो लेकिन एक समान विद्युत धारा प्रवाहित, पूरे में एक ही प्रकार की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ये नहीं कि इसमें अलग उसमें अलग, तीनों में एक ही समान विद्युत धारा, और ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम क्या होता है? समांतर क्रम होता है, जैसे आप यहाँ पर हैं और यहाँ पर एक दूसरे के नीचे, ये क्रम होता समांतर, और श्रेणी क्रम कौन सा होता है? ये। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये है बिल्कुल एक के बाद एक के बाद एक, ऊपर होते तो समांतर क्रम हो जाता है, एक के नीचे एक के नीचे एक। यहाँ पर कौन सा क्रम चल रहा है? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में पात्र अरेंज है, एक कैथोड है, एक एनोड है, एक कैथोड है, एक एनोड है, उसमें जो विलयन भरा हुआ है वो जो विलयन है वो विद्युत अपघट्य विलयन है। ठीक है, अब विद्युत अपघट्य है, अब इसमें हमने क्या किया, एक समान विद्युत धारा प्रवाहित करी, तो यहाँ पर विद्युत अपघट्य से इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांक के समानुपाती होती है। कंडीशन मैंने बता दी, आप डेफिनेशन के रूप में किस तरह से लिखेंगे, जब पात्र को श्रेणी क्रम में रखा जाता है और उसमें विभिन्न विद्युत अपघट्य के विलयन का प्रयोग किया जाता है, विभिन्न यानी अलग अलग, ठीक है, और एक समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब विद्युत अपघट्य से इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांक के समानुपाती होती है। ओके, अब हमको क्या करना है, W समानुपाती यहाँ पर है, तो W E को हम बट्टे में नीचे भी ला सकते हैं, और बराबर समानुपाती हटाएंगे तो कोई ना कोई स्थिरांक आएगा, तो ये स्थिरांक बराबर में आ जाएगा। नहीं आया आपको समझ में? चलिए देखते हैं। देखिए W समानुपाती हटाएंगे पूरी K लग जाएगा, या है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, स्थिरांक इंटू E, कोई सा भी स्थिरांक आ सकता है ना। अब ये जो इंटू है ये इंटू है, अब ये इक्वल के इधर आएगा तो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, तो ये W/E किसके बराबर हो गया, स्थिरांक। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें, इसका W1 E1 होगा, इसका W2 E2 होगा, तो यहाँ पर हमने देखा W1 बट्टे E1 बराबर किसके हो जाएगा, W2 बट्टे E2। ओके, अब क्या करेंगे हम, W2 को इधर ले आओ, E1 को इधर ले आओ, दोनों ने एक दूसरे की जगह क्या कर ली, एक्सचेंज कर ली। W1/W2 बराबर E1/E2, ये है अपना फैराडे के दोनों नियम। तो आपको ये नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए, ये क्वेश्चन तो अपना समाप्त होता है, और ये छोटा सा था, इसलिए हम एक और टॉपिक ले लेते हैं, हम नरनस्ट समीकरण। चलिए अब अपन देखें नरनस्ट समीकरण क्या है। नरनस्ट समीकरण, विद्युत वाहक बल जो होता है उसे हम E से प्रदर्शित करते हैं, है ना, तो उससे रिलेटेड है आपका नरनस्ट समीकरण। चलिए इसके लिए नरनस्ट समीकरण देखने पर, नरनस्ट समीकरण, ठीक है, हिंदी याद करने के लिए सिर्फ आपको समझना जरूरी है, सेल के विद्युत वाहक बल पर, सेल के विद्युत वाहक बल पर उसके ताप का और उसकी सांद्रता का, है ना, सेल, कोई भी सेल है, उसके विद्युत वाहक बल पर उसके ताप का, उसकी सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक नरनस्ट ने एक समीकरण प्रस्तुत किया, जिसे हम नरनस्ट समीकरण कहते हैं। आगे समझ में, किस सेल के विद्युत वाहक बल पर उसके ताप का, उसकी सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है ना, उसका अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक नरनस्ट ने एक समीकरण प्रस्तुत किया, जिसे हम कौन सा समीकरण कहते हैं, नरनस्ट समीकरण। चलिए इसका समीकरण देख लें। अपचयन अर्ध सेल अभिक्रियाएं जो होती हैं उसके लिए हम समीकरण, एक समीकरण याद करना पड़ेगा बस आपको, उसके बाद आप आसानी से कर लेंगे। तो ये आपको एक समीकरण याद करना पड़ेगा।
ई RED है, अपचयन में देख रहे हो, अपचयन अर्धशैल अभिक्रिया में नर्नस्ट समीकरण की उत्पत्ति किस तरह से करेंगे वो देख रहे हैं, तो इसीलिए मैंने RED लिख दिया है। वैसे आगे चल के हम इस चीज़ को नहीं लिखेंगे, अपचयन के लिए हो रही है अभिक्रिया, इसलिए मैंने रिडक्शन मीन्स अपचयन, तो RED मैंने इसलिए लिखा है, आगे चल के मैं इस चीज़ को नहीं लिखूंगी, ठीक है। तो एक अपचयन अर्धशैल अभिक्रिया के लिए नर्नस्ट समीकरण को मैं निम्न प्रकार से वर्णन करूँगी, ठीक है। इसमें जो E होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, E क्या है। E है आपका अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, ओके, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव E को बोलते हैं, ठीक है। E0 जो होता है वो है मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। T तापमान है, N अणु की वो जो N है धातु आयन की संयोजकता है, ठीक है। F जो होता है वो क्या है, फैराडे है ना, स्थिरांक जो होता है, एक फैराडे बराबर होता है 96500, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेंगी, आगे अभी हल काम में आएंगी। चलिए ये समीकरण आपने लिख लिया, ठीक है। कोई भी जो अभिक्रिया होती है वो किस तरह से होती है, Mn प्लस, ठीक है। उसने क्या किया, जितने प्लस होंगे उतने ही माइनस हमको लेने पड़ेंगे, n इलेक्ट्रॉन माइनस, जितने प्लस उतने माइनस, n प्लस n इलेक्ट्रॉन माइनस, तो जितने प्लस हैं उतने ही माइनस है, तो ये क्या होंगे, प्लस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आपके पास में सिर्फ m रह जाएगा, शुद्ध धातु। n प्लस n माइनस क्या हो गया, कैंसिल, यानी यहाँ पर 2 प्लस है तो यहाँ 2 माइनस होंगे, 2 प्लस से 2 माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो धनायन ऋणायन खत्म, सिर्फ शुद्ध धातु आपकी रह जाएगी। तो ये जो पदार्थ होता है इसको आप कहेंगे अपचायक पदार्थ। ये कौन सा पदार्थ है, अपचायक, और ये कौन सा पदार्थ है, आक्सीकारक पदार्थ। चलिए अब अपन समीकरण 1 में मान रख देते हैं, ERED बराबर E0 RED माइनस RT अपॉन NF IN, अपचायक पदार्थ की जगह मैं लिखूंगी M, और यहाँ पर क्या लिखूंगी, Mn, ओके। तो ये हो गया अपना। अब इसके बाद क्या करना है, m बराबर 1 मान लें, है ना। यदि हम शुद्ध हाइड्रोजन के लिए मानक अपचयन इलेक्ट्रोड मतलब नर्नस्ट समीकरण की स्थापना कर रहे हैं हाइड्रोजन के लिए, तो वहाँ m हाइड्रोजन का मान कितना होता है, m का 1, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ERED इक्वल टू E0 RED RT अपॉन NF IN, m की जगह आप क्या लिख देंगे, 1 Mn। आ गया समझ में। सबसे पहला समीकरण याद रखना है, उसी से ही सबकी लिंक जुड़ी हुई है। आप देखें Mn प्लस, जितने प्लस हैं उतने ही माइनस हमको लेने हैं, तो प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और शुद्ध धातु हमको प्राप्त हो जाएगी। M मीन्स यहाँ मेटल है, मेटल यानी कोई भी धातु ले सकते हैं आप, आयरन ले सकते हैं, ठीक है। Fe ले लेंगे, Fe पर 2 प्लस है तो यहाँ पर 2 माइनस लिए, प्लस से माइनस कैंसिल, Fe बचा, ओके। तो यहाँ पर ये जो होता है, ऊपर होता है अपचायक पदार्थ, तो यहाँ मैंने M लिख दिया, और नीचे होता है आक्सीकारक पदार्थ, तो नीचे आक्सीकारक पदार्थ लिख दिया। अब हम यदि हाइड्रोजन की बात करें, यदि हम किसकी बात करें, हाइड्रोजन की, तो यहाँ पर m बराबर कितना हो जाएगा, 1, तो ये पूरा तो मैंने वैसा का वैसे ही लिखा, बस m की जगह 1 लिख दिया, है सिंपल। अब आपको क्या करना है, E0 RED, आप चाहें तो लिखें RED, अगर नहीं लिखना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, ये माइनस को मैं काय में कन्वर्ट करूँगी, प्लस में, ठीक है। अब मैं प्लस में जैसे ही कन्वर्ट करूँगी तो ये वाली जो चीज़ नीचे है, बाकी किसी में कोई चेंज नहीं होगा, बस यहाँ पर आपको ये 1 बटे में Mn प्लस दिख रहा है, वो कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, इतना सा चेंज होगा। RT अपॉन NF IN, Mn प्लस कहाँ पहुँच गया आपका, ऊपर। आ गया समझ में आपको, इतना सा चेंज किया, माइनस की जगह प्लस आ गया और Mn प्लस ऊपर पहुँच गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में log 10 में कन्वर्ट करना, log 10 में परिवर्तित करने पर, ठीक है। तो log 10 में जब हम परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं IN इंटीग्रेशन में है, अभी से log 10 में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ स्थिरांक जहाँ होता है तो स्थिरांक से पहले आपको 2.303 और लिख देना होता है, ओके। तो आप क्या करेंगे, बाकी सब चीज़ें वैसी की वैसी लिखेंगे, E0 RED प्लस
यहाँ पर आयन की जगह तो log 10 लिखना है और यहाँ पर आपको स्थिरांक R क्या है, गैस स्थिरांक, तो यहाँ पर आपको 2.303 RT अपॉन NF और यहाँ पर log 10 आ गया और ml। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। बस हमें कुछ नहीं करना है, स्थिरांक से पहले 2.303 और इंटीग्रेशन की जगह पे log 10 आ जाएगा। तो इतना हो गया अपना, ये समीकरण भी फिनिश हो गया। अब आपको मैं बता ही चुकी हूँ ई किसको बोलते हैं, अब चेन इलेक्ट्रोड विभव को E0 हम मानक इलेक्ट्रोड विभव को कहते हैं। 2.303 है ही, R गैस स्थिरांक है, T तापमान है, ये फैराडे की वैल्यू है, ठीक है। N जो है उनकी संख्या है, क्वांटिटी। अब यहाँ पर हम log 10 लिखे ही है, Mn प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पर N जो होती है धातु आयन की संयोजकता होती है, कितने धातु आयन की संयोजकता, वो N, ठीक है। तो अब अपना ये चीज़ें हो चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, ये आप लिख लीजिएगा किसको क्या बोलते हैं, मैंने अभी आपको बता दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो रखनी पड़ेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल गैस स्थिरांक की जो वैल्यू होती है 8.31 जूल किलो इनवर्स इस टाइप की होती है, तो 8.31 रखना है अपन को। तापमान जो कांस्टेंट होता है केल्विन में कितना हो जाएगा, 298 केल्विन, है ना। जूल किलो इनवर्स मोल इनवर्स ऐसा होता है। उसके बाद में आर हो गया, टी हो गया, एफ 8 फैराडे बराबर 96500, ये वैल्यू होती है, ठीक है। तो आपको ये जो वैल्यू है तीन किस किस की है, 2.303 तो है ही, इसके बाद आर की वैल्यू आपको 8.31 रख देनी है, टी की वैल्यू 298 रख देनी है, एन को छोड़ दीजिए, ओके, और एफ की वैल्यू 96500 रख देनी है, ठीक है। तो आप जब इसको रफली सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, मैं एन को छोड़ रही हूँ, ओके। एन की कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं, जितनी संयोजकता होगी धातु की आप उस हिसाब से उसकी वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखें क्या क्या चीज़ें हैं, 2.303 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है 8.31 इंटू टी, टी की वैल्यू कितनी है अपनी 298, है ना, अपॉन में एफ, एफ की वैल्यू कितनी है 96500। तो जब आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, गुणा और भाग करके देखिएगा, 0.0591, ओके। तो आपने इस चीज़ को सॉल्व कर लिया। क्या क्या चीज़ें ली हैं आपने, इन चारों को 1 2 3 और ये 4, इनकी ये जो वैल्यू है वो मैंने आपको यहाँ पर लिख दी, ठीक है। तो इसके बाद अब हमको क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैं हटा रही हूँ क्योंकि मैंने आपको यहाँ कैलकुलेशन करके बता दिया है कि कितना आएगा, ठीक है। तो इन चारों चीज़ों की जगह मैं डायरेक्ट 0.0591 लिखूँगी, E0 RED प्लस 0.0591, यहाँ पर मैंने n छोड़ा था वो लिख देंगे, log n mn प्लस, ओके। तो इस तरह से ये जो समीकरण होता है इसको हम कौन सा समीकरण कहते हैं, नर्स्ट समीकरण, जिसके माध्यम से हम किसी सेल के विद्युत वाहक बल पर, ये विद्युत वाहक बल होता है, उसकी ताप का और उसकी सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये है, अच्छे से समझ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर बताइएगा। ओके, थैंक यू।